श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक नई शख्सियत के साक्षात्कार के लिए अपने स्टूडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। साथियों, इस माह के शुरू में एक बहुत बड़ी टीम के साथ हम लोग मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। लगभग 83 मेंबर्स थे उसमें और बहुत ही सुखद एक हफ्ते का समय बिता के हम लौटे थे। वहाँ हमारे बहुत से साथीगण जो कि कवि हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, उनके बीच में खड़े होकर मैंने ये बात कही थी कि आप में से जो भी लोग मेरे साथ रेडियो बूस पे जुड़ना चाहेंगे, हम उनके इंटरव्यूज, उनके साक्षात्कार, उनकी स्टोरीज, कहानी, उनकी शायरी, कविता, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और दुनिया भर में उसका प्रसार करेंगे। साथियों, इसी क्रम में आज हमारे सम्मुख प्रीति मिश्रा, जो कि इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजर थी, आज वो हमारे बीच में है। प्रीति जी वैसे भी रेगुलरली हमारे रेडियो पे आती रहती हैं, लेकिन आज हम इनका साक्षात्कार एक पोएट के रूप में, एक कहानीकार के रूप में कर रहे हैं। इस काम के लिए श्री राजपाल यादव आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैंने इनसे गुजारिश की कि ये मेरी मदद करें कि प्रीति जी का इंटरव्यू हमने करना है और साहित्यिक क्षेत्र को लेकर करना है, तो क्योंकि राजपाल जी स्वयं एक बहुत अच्छे लेखक हैं, एक बहुत अच्छे कवि हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो मैं श्री राजपाल यादव का और विशेष तौर पर मैडम प्रीति मिश्रा का आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस बात के लिए राजी हुई कि हम उनका साक्षात करें। मिस्टर यादव मेरी मदद करेंगे, तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार। तो प्रीति जी, हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। मैं देखता हूँ आपसे बातचीत करते हुए कि आप बहुत ही साहित्यिक वातावरण से सराबोर रहती हैं। आपके पति डॉक्टर हैं, आपके बच्चे हैं, और सारी बातचीत में ये निचोड़ निकलता है कि आपका पूरा परिवार साहित्यिक वातावरण के लिए बहुत ही ललायित रहता है। जहाँ कहीं भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, आप संभवतः वहाँ उपस्थित रहती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई, पारिवारिक तौर पर आपका लालन पालन कहाँ हुआ, कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की और कब आप लेखन में उतरी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और रेडियो बूस के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। राजपाल जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और ये जो आपने सुंदर अवसर मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत एक बार पुनः शुक्रिया। तो पहला प्रश्न मैं लेती हूँ कि मेरे परिवार में कैसे साहित्यिक वातावरण है। तो ये बात तो सच है कि अगर फैमिली का सपोर्ट होता है तभी हम लोग कोई काम कर सकते हैं। विशेषकर के जो परिवार की स्त्रियां हैं या गृहिणियां हैं, तो मेरा ये बहुत ही किस्मत मेरी अच्छी थी कि मुझे ऐसा घर मिला। मैं शादी होकर एक ऐसे परिवार में आई जहाँ पर कि मेरे ससुर ही लिखा करते थे। ओके। हाँ, वो एक किसी डिग्री कॉलेज में सालों साल
प्रिंसिपल थे। अच्छा। हाँ, इंग्लिश के प्रोफेसर थे वो। और मैंने उनको हमेशा अपने कमरे में बस बहुत सारी किताबों के बीच में घिरा देखा। ठीक। तो वो हमेशा लिखते थे। शायद मुझे लगता है कि मेरी प्रेरणा के स्रोत जो हैं वो मेरे ससुर जी ही थे। राइट। लिखती मैं ऐसे तुकबंदी तो शायद बचपन से ही करती थी जी। पर होता क्या है कि जब आप बचपन में तुकबंदियां करते हो तो बच्चे आपको चिढ़ाने लगते हैं, है ना? बिल्कुल। तो मैं कई बार फाड़ फूड़ के फेंक भी दिया करती थी। पर मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं कि तुम बचपन में भी लिखती थी और कुछ कुछ लाइनें भी उन्होंने मुझे भेजी। और फिर जैसे स्कूल में डिबेट में पार्टिसिपेट करना, ड्रामे में पार्टिसिपेट करना, या फिर शादी होकर जब आ गई तो लेडीज क्लब की मेंबर हो गई या कुछ बच्चों को पढ़ाने लगी तो फिर चीज़ें और निकलने लगी। तो पहले तो ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए स्किट लिख दिया करती थी कि अगर किसी को करना है कोई मुझे फ़ोन करेगा, प्रीति जरा बताओ तो। हालांकि वो सब कभी मैंने संभाल के नहीं रखा जी। पर जब मेरे बेटा 12th के बाद चला गया तब मेरा लेखन और आ गया, तब शुरू हुआ। तब प्रॉपरली जैसे मैंने लिखना शुरू कर दिया, शायद तब टाइम था। हाँ, तब से अब तक लिख रही हूँ। ओके, दैट्स गुड। तो आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? सर हाँ, एक ना मुझे लगता है कि मेरी शिक्षा का जो स्थल था वो इलाहाबाद था। ओके। और इलाहाबादी जो हैं बड़े ही साहित्यिक होते हैं। बिल्कुल। तो कभी तो हमें ना बहुत और ऐसा बहुत लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला है जी। बहुत लोगों को देखा। या फिर हम यूनिवर्सिटी में जाते थे तो सीनेट हॉल में देखते थे कि सबकी फ़ोटो लगी हुई है। अमरनाथ झा जी की फ़ोटो लगी है, हरिवंश राय बच्चन जी की फ़ोटो लगी है, और फिराक गोरखपुरी जी का हमारे सामने ही देहांत हुआ। और उनकी मतलब उस टाइम छुट्टियाँ हो रही हैं, उनकी बातें हो रही हैं। राम कुमार वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी, तो ये सब थे जब मैं पढ़ाई कर रही थी। तो जितने भी प्रमुख कवि तो कहीं ना कि उनकी लेखनी, या कभी चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं वो लोग, तो शायद इसने भी कहीं ना कहीं तो असर दिया होगा। और ऐसे होता है ना कि कुछ बच्चे बड़े किताबी कीड़े होते हैं कि उनको पढ़ने का बड़ा शौक है, तो शायद मुझे था। तो मैं अब ये कहती हूँ कि ये जो मेरी पढ़ाई लिखाई थी, बेशक पढ़ने में ठीक ठाक थी, फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी किसी तरीके से, लेकिन ज़्यादातर मैं कहानियाँ, किस्से और यही सब पढ़ा करती थी। तो अब कर्जा उतार रही हूँ लोगों का। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। तो प्रीति जी ये बताएं, आपको एमए करने का इत्तेफाक हुआ? जी हाँ, जी हाँ। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में एमए किया है। क्या बात है। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट था। ओके। किया मैंने बीएड भी है। अच्छा। शादी के बाद सर मैंने डाइटिशियन का भी ओके, वेरी गुड। जी, दैट्स वेरी ऑब्वियस। बिल्कुल। तभी आप मेंटेन किए हुए हैं खुद को। हाँ। तो पढ़ने का, क्योंकि जिसको पढ़ने का शौक होता है वो कुछ इधर उधर करता ही रहता है। यस। तो ऐसा था जी। यस साहब। जी प्रीति जी, हाँ। मैं पिछले करीब 2-2.5 वर्ष से जी मैं आपसे परिचित हूँ। हाँ जी। और बहुत से अवसरों पर आपसे मिला हूँ। बिल्कुल। तो आपका व्यक्तित्व तो मुझे प्रभावित करता ही करता है, और आपका विनम्र जो स्वभाव है वो भी कहीं न कहीं मतलब एक तरफ से मुझे आकर्षित करता है। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके पति देव जो हैं वो इफ्को में अधिकारी थे, डॉक्टर थे। जी हाँ। तो आप कैसे तालमेल बिठाती हैं कि जैसे आपके गृहिणी हैं, एक इफ्को के अधिकारी की पत्नी हैं, और एक साहित्य में जो आप ये कर समय जी। तो आप कैसे तालमेल बिठाती हैं, समय कहाँ से निकालती हैं? सर समय ही समय है, क्योंकि बंदे को तो टाइम ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए क्या होता है सर कि आपको अगर फैक्ट्री लाइफ पता होगी, और फैक्ट्री का डॉक्टर ऐसा होता है कि उसको किसी भी टाइम पे कॉल आ सकती है, तो वो तो वैसे भी कोई भी डॉक्टर, आपको भी पता होगा, मिसेस थी आपकी, है ना। और जो इस तरह के ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ से कि शहर ही दूर होता है 30 किलोमीटर, तो उस इंसान की नौकरी तो 24 घंटे की हो जाती है। तो इसलिए मेरे पास तो समय इसलिए था कि मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं था कि वो तो पूरी तरह से समर्पित थे। और
इसलिए मैं शायद टाइम निकाल पाई। अगर वो घर में 8 से 5 वाली नौकरी होती तो शायद मैं नहीं लिख पाती, क्योंकि फिर मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना कि भाई एक बार चले गए तो अब पता है कि 10-5 मिनट टाइम। मैंने देखा कि अभी जो गंभीर साहब ने जो मॉरिशस का जिक्र किया, जी जी, तो मॉरिशस में आप डंका बजा करके आए। यस, हिंदुस्तान का डंका बजा करके आए। हम लोग भी उसके सहभागी थे और साक्षी थे। तो एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा कि वहाँ के राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से जी जी आपकी कहानी की पुस्तक का विमोचन हुआ। यस जी, ये ना मेरा सौभाग्य है और जी। इसके लिए मैं खुद नहीं लेना चाहती, ये श्रेय आप लोगों को जाता है। अगर मैंने आप सबसे कहा कि मेरे साथ मॉरिशस चलो, जी, अगर आप हमारे साथ नहीं जाते तो बिल्कुल। ये प्रोग्राम संभव नहीं था। तो इसका श्रेय मुझे ना दें, ये श्रेय आप सारे लोगों को जाता लेकिन है। मैं ये आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। यस, और सबसे बड़ी उपलब्धि जैसे मैंने बताई कि वहाँ के राष्ट्रपति के करकमलों जी। से विमोचन हुआ। यस, तो वो पुस्तक भी मुझे लगता है कि आपके सामने जी, रखी है, तो जी, मैं हाँ। चाहूंगा कि आप दर्शकों को दिखाएं यस, और इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, सर, ये किताब है मेरी, इसका नाम है गंगाबाई तथा अन्य कहानियाँ। जी जी जी। इस किताब में मैं ये कहती हूँ कि इसके पात्र और स्थान बदले हुए हैं, अच्छा, लेकिन मैं आपको ये एक साथ में ये बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज का ताना बाना है जी। और जो मैंने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में देखा है, मैंने इसमें सिर्फ वही लिखा है। अच्छा, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इस जैसे इसकी एक कहानी है, आप जैसी नहीं। अच्छा, तो मैं आपको इसकी सिर्फ 2-4 लाइनें पढ़ के बिल्कुल सुनाती हूँ। बिल्कुल। इसमें से जो कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, मैं सुनाती हूँ, बस 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी। कि आप जैसी नहीं हूँ, तो ये एक काम वाली बाई के ऊपर कहानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन हमारी जिंदगी जी के देखिए, जब पूरे 8 घर के काम करने के बाद आती हूँ ना, तो कुत्ता भी पास नहीं फटकता है। आहा, इंसान तो दूर की चीज है। आप लोगों की ही कारें पोंछ रहे थे हम दोनों, तब कहीं जाकर ये पैसा पाए हैं। कहकर उसने 500 का नोट अपने मोबाइल कवर से निकालकर सामने फेंक दिया। अच्छा, ला दिखा किसना अपना पैसा। किसना की शर्ट की जेब से भी 500 रुपए निकाल लिए गुड्डी ने। अब भी भरोसा ना हो तो ठेकेदार से पूछ लीजिए। देखिए, आप जैसी जो दिन भर एसी में पड़ी रहकर बेहुदे सीरियल देखती हैं, उन्हें ही ऐसे बेहुदे ख्याल आ सकते हैं। अरे आप जैसी नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत आपने किया है काम वाली के बारे में। जी हाँ। और नाम भी इसका वही है। इसका नाम, हाँ, इसका शीर्षक है गंगाबाई। वाह। गंगाबाई भी एक बहुत ही साधारण स्त्री की है। जैसे कि आपको भी पता है कि मैंने सारी जिंदगी एक फैक्ट्री बिल्कुल के माहौल में बिताई। तो फैक्ट्री के माहौल में आपको इस तरह के लोगों को भी बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। और मेरा ना एक ये शगल था कि मैं इस तरह के जो काम वाले लोग होते थे उनके बच्चों को पढ़ाती थी खाली टाइम में। तो इसलिए मैं उनके दुख दर्द शायद बहुत ज्यादा अच्छे से नजदीकी से मैं देख पाई। प्रीति जी, ये बताएं कि आपने ये जो कहानियों की विधा में लिखा है, जी। एक पुस्तक तो ये है जो हमारे सामने पड़ी है, जिसका विमोचन मॉरिशस में भी हुआ। इसके अतिरिक्त भी आपकी कोई पुस्तक है? बिल्कुल, बताइए। मेरी पहली किताब जो मैंने लिखी थी उसका नाम है 13 किस्से। अच्छा, तो उसमें 13 किस्से ही हैं। और उसके बाद मैंने एक मेरी किताब आई, वो थी लड़की इश्क में डूबी नजर आती है। अच्छा, ये तो काव्य संग्रह है। हाँ जी, काव्य संग्रह। एक मैंने ऑनलाइन एक बुक डाली है ठकुराइन करके, उसमें भी मेरे ख्याल से 21-22 मेरी कहानियां हैं। ज़्यादातर मैं जैसे अभी बताया समाज के किसी प्रॉब्लम को लेकर ही लिखती हूँ, रिश्तों को लेकर लिखती हूँ। तो इस तरह से 4 किताबें हैं मेरी। अच्छा। और ये गंगाबाई। तो ये जो काव्य के ऊपर आपने पुस्तक लिखी है, जी। इसमें कितनी कविताएं हैं? इसमें मेरे ख्याल से मैंने 70 कविताएं लिखी। ओके, 70 कविता। अलग अलग थीम्स पे हैं? जी हाँ। कोई एक आध कविता जो आपको याद हो आप? अच्छा, हाँ,
याद होती हैं मुझे कविताएं, लेकिन क्योंकि मैं अचानक से आप लोग के बीच में बैठ गई नहीं, कोई 4 पंक्तियां तो इसलिए मैं 4 उद्धृत पंक्तियां करके सुना सुनाती दें। हूँ। हमेशा सोचती हूँ याद होना चाहिए। ये गुड़गांव में आने के बाद ये कविता मैंने लिखी थी। ओके। और क्योंकि मैं हमें एक छोटी सी जगह से आई थी, बरेली से, तो ये कविता उसी के ऊपर है। कल रात मुझे एक ख्वाब आया, कल रात मुझे एक ख्वाब आया, अपना गांव, खेत, बाग सब साथ आया। तितलियां उड़ती थी, चहचहाती थी चिड़ियां, पेड़ों की छांव में खेलते थे लड़के लड़कियां। गीली मिट्टी में बीज मैं दबाती जाती थी, पीछे मुड़ती तो फूलों को खिला पाती थी। आदतन तुम फूलों के बारे में बात करते थे, मानो कोई भूली सी किताब पढ़ते थे। कल रात खुद को अपनों के बेहद करीब पाया, बड़े दिनों के बाद एक ऐसा अच्छा वक्त बिताया। क्या बात। सुबह उठी तो टीस सी उभर आई, क्यों गांव छोड़ा और क्यों मैं शहर आई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप काव्य में कविता का विधा को भी लेती हैं जी, और कहानियों की विधा में भी लिखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो बिल्कुल। कुल मिलाकर आपकी अभी तक 4 पुस्तकें हैं जी मार्केट में अवेलेबल जी हैं। हाँ। और मैं ना हिंदी प्रतिलिपि पे बहुत लिखती थी पहले। अच्छा अच्छा। और मेरा जितना भी लिखना है सर, वो सोशल मीडिया की देन है। अगर मैंने लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले फेसबुक पे डालना शुरू कर दिया था, और फेसबुक पे जो लाइक्स आए या जो कमेंट्स आए थे, मुझे सारी प्रेरणा उसी से मिली थी लिखने। क्योंकि मुझे इतना भी नहीं, या तो क्यों बरेली जैसी जगह पे रहती थी, मुझे इतना भी नहीं मालूम था कि मुझे अपनी चीज़ें कहीं भेज देनी चाहिए, किसी पेपर में भेजनी चाहिए या किसी मैगजीन में। आज भी मैं बड़ी ही आलसी हूँ, लेकिन अगर मैं डाल देती थी और मैं देखती थी नहीं 100 लोगों ने पढ़ लिया, 200 ने पढ़ लिया, फिर एक ऐप आया हिंदी प्रतिलिपि करके। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसमें पॉपुलर से ना बड़ी तेजी से बढ़ते जाते थे लाइक्स। जैसे अभी मैंने डाला है और वो हो गए 900 हो गए, 1000 हो गए जी। तो उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। फिर देखा बड़े सारे कमेंट्स आए हैं, हालांकि घर वाले कहते थे फोन में क्या घुसी रहती हो, लेकिन इसका बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में। या अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछूं जी हाँ। प्रीति जी आपसे, हाँ। कि अगर मैं कहूं कि आपके सबसे पसंदीदा कवि या कवियत्री, तो आप किसको चुनेंगी? जो आपके हिसाब से जो कवि या कवियत्री कोई भी जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं या पढ़ती हैं, या तो आप सर किसको? मैं 2-4 लोगों को बहुत पसंद करती हूँ जी। मैंने बचपन में सबसे ज्यादा अगर किसी को पढ़ा है तो वो है हरिवंश राय बच्चन जी। ओके। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं अज्ञेय को पढ़ा, आगे। हाँ जी। और जो कि कवि भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। और लेखक भी बहुत बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल हैं, है ना। बिल्कुल। और ये 2 तो मेरे फेवरेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वात्सायन अज्ञे ने नदी का द्वीप नाम से हाँ जी, एक उपन्यास पुस्तक। लिखा, हाँ जी हाँ जी और वो उपन्यास इतना प्रभावी रहा जी जी कि उसके बाद उनके लेखन में लोग ढूंढते रह गए अच्छा। उस स्तर की कोई बहुत अच्छी कृति। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद उनका लेखन इतना उत्कृष्ट नहीं रहा हाँ। जितना का नदी के द्वीप रहा। अगर आप मुझे पूछें तो मैं जो उनके लेखन से प्रभावित हुई हूँ, तो शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग जो है, ठीक है, उत्थान, आप पढ़िए। हाँ। और क्योंकि आप लोग मेल जेंडर के हैं, तो मैं बता दूं, हर बच्चे की यात्रा है। हर एक यंग बच्चा कैसे बड़ा होता है, 6 साल से लेके 16 साल का बच्चा, आपको लगेगा ये तो मेरी कहानी है। और मुझे उनका सबसे अच्छा लेखन लगा है शेखर एक जीवनी में, जिसमें कि वो ये लिखते हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि ये बच्चा है, लेकिन अज्ञेय जी कहते हैं कि तुमने कभी देखा कि जब तुम पक्की सड़क पे चलते हो तो पैरों की छाप नहीं पड़ती, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब तुम गीली मिट्टी में चलते हो तो पैरों की छाप पड़ जाती है। तो हमारे मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पढ़नी चाहिए ये किताब। मुझे बहुत प्रभावित की उनकी उनको अपनी बात कहने का
सदैव एक अलग अंदाज बिल्कुल बिल्कुल रहता है, जैसे बहुत आप प्रभाव- याद कर रही प्रभाव- हैं। प्रभावपूर्ण। एक जगह याद साहब मुझे याद है, वो लिखते हैं कि थोड़ा सा अस्वस्थ होता हूँ हाँ, तो जिनका मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है बिल्कुल। वो भी मेरा हाल पूछ पूछ के हाल बेहाल कर देते ओहो, हैं। क्या- और एक छोटा सा जीव न जाने कब से अस्वस्थ पड़ा है हाँ। और इसकी किसी को खबर ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। आप कितनी देखिए सुंदर कितनी बात बड़ी है। बात को बिल्कुल बहुत बड़ी कितनी नाजुकता से कहने बहुत का अच्छी अंदाज सही बात करते है, सही हैं। बात तो बहुत सुंदर लेखन रहा है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। अनडाउटेडली वो बहुत ही प्रभावित भी करते हैं इस बात का। तो प्रीति जी, आजकल आप किस विधा में और क्या काम कर रहे हैं? सर मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम कोई एक चीज चूज कर लो ना, अच्छा, तुम तो अपनी राहें बदलती रहती हो। ओके। तो आजकल मैं, आपको पता होगा, आपके स्टूडियो में ही आज कर रही थी, एक ऑडियो बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ। वेरी गुड। मिसेस कमल कपूर जी की आखिरी सांस तक, जिसके 8 चैप्टर मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। हाँ, तो एक ये काम कर रही हूँ और एक नॉवेल शुरू की है मैंने। अच्छा। तो पर वो नॉवेल कब पूरी होगी ये मुझे नहीं मालूम है। 40-45 पेज मैं लिख चुकी हूँ हाँ। और ये ईस्ट यूपी के ऊपर लिख रही हूँ। ईस्ट यूपी का क्या हाल था हमारे टाइम पे, ओके, तो जब वो हो जाएगी तो। ठीक है। तो साथियों, ये थी प्रीति मिश्रा, जिन्होंने अपने जीवन में साहित्यिक यात्रा को जिस जिस ढंग से पूरा किया उसको हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। साथियों, साहित्यिक यात्रा भले ही धीमे चले, लेकिन ये आपको ये संतोष देती है कि आप जो जो भी जीवन में अनुभव कर रहे हैं उसको अपने पेन के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से आप कहीं कहीं उतार रहे हैं। इसलिए हमारे जैसा रेडियो इस बात की तलाश में रहता है कि आप में से जो भी साहित्यिक रुचि रखते हैं वो हमारे से संपर्क रखें और हम उनकी पूरी साहित्यिक गतिविधियों को अपने रेडियो में प्रसारित करेंगे, ताकि और भी लोगों को इस बात का उत्साह मिल सके कि किस तरह से अपने खाली समय में वो जीवन में जो भी साहित्यिक गतिविधियां कर सकते हैं वो करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रीति मिश्रा जी का आभार व्यक्त करते हैं और राजपाल यादव जी का भी, जिन्होंने इस साक्षात्कार को पूरा करने के लिए हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत दोनों आभार का, इतने वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में बैठकर मेरे अदना से लेखक का यार साहब, वो इंटरव्यू शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, हाँ, हाँ। यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा बड़ा होगा। वाह। तो इन्हीं शब्दों के साथ बिल्कुल। हम ये साक्षात्कार खत्म करते हैं और पुनः आपका आभार व्यक्त। जी, नमस्कार।